नमस्ते मित्रों, आज हम जेंडर और उससे जुड़ी अवधारणाओं के बारे में जानेंगे। लेकिन जेंडर को समझने से पहले हमें सामाजिक निर्माण को समझना चाहिए, जो जेंडर के संदर्भ में हमारे विचारों को बनाने के लिए जिम्मेदार है। सामाजिक निर्माण एक सतत प्रक्रिया है जिसमें सभी व्यक्ति और सामाजिक प्रतिक्रियाएं एक अहम भूमिकाएं निभाती हैं। उदाहरण के लिए, जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसे कपड़े के टुकड़े में लपेटा जाता है। तो क्या हम बता सकते हैं कि बच्चा लड़का है या लड़की? हम नहीं बता सकते। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, हम विभिन्न तरीकों के माध्यम से लड़के या लड़की के बीच में अंतर करना शुरू कर देते हैं, जैसे कपड़ों में भेदभाव, गतिविधियां करने में, खिलौनों के साथ खेलने में। जो खेल वो आमतौर पर खेलते हैं, जैसे कि खेल के मैदान में हम आमतौर पर फुटबॉल लड़कों को और लड़कियों को खो खो खेलते हुए देखते हैं। भूमिका और जिम्मेदारियों में भी ऐसी भिन्नता देखी जाती है। इसलिए मित्रों, हम देखते हैं जन्म के समय लड़के और लड़कियों के बीच जैविक अंतर होता है, लेकिन जैसे जैसे वे बड़े होते हैं, वे परिवार से शुरू होने वाली समाजीकरण प्रक्रियाओं के कारण विभिन्न विशेषताओं, भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का आत्मसात करना शुरू कर देते हैं। इसलिए जेंडर ऐसी समाजीकरण प्रक्रिया का एक उदाहरण है। तो जेंडर क्या है, हम इसको समझते हैं। जेंडर सामाजिक रूप से निर्धारित और सांस्कृतिक रूप से महिलाओं, पुरुषों और ट्रांसजेंडर के बीच अंतर को संदर्भित करता है। आपको यह समझना होगा कि जेंडर की परिभाषा भी समाज द्वारा बनाई गई है। जेंडर परिवार, स्कूल, विज्ञापन, मीडिया, बाजार आदि के माध्यम से प्रभावित होता है। इसलिए यह विभिन्न समाजों में और समय समय पर भिन्न हो सकता है। इसके अलावा जेंडर अन्य कारकों जैसे कि नस्ल, वर्ग, धर्म, जातीयता और विकलांगता से भी प्रभावित हो सकता है। तो मित्रों, अब हम समझते हैं कि सेक्स क्या है। सेक्स महिला और पुरुषों के बीच जैविक अंतर को संदर्भित करता है, जो प्रकृति द्वारा दिया जाता है और स्थिर है। यह परिवारों के बीच और समय समय पर नहीं बदलता है। इसी प्रकार मित्रों, सेक्स और जेंडर दो अलग अवधारणाएं रही हैं। सेक्स लड़के और लड़कियों के बीच जैविक अंतर से संबंधित है और जेंडर लड़कों और लड़कियों, पुरुषों और महिलाओं के बीच एक सामाजिक सांस्कृतिक अंतर है जो समाज द्वारा दिया जाता है। जेंडर का दूसरा पहलू भी है। यह जानना भी जरूरी है कि जेंडर सिर्फ लड़के और लड़कियों तक ही सीमित नहीं है। कुछ पुरुष ऐसे भी होते हैं जो पुरुष शरीर के साथ पैदा होते हैं, लेकिन वो लड़कियों और महिलाओं की तरह महसूस करते हैं और उनकी तरह पहनावा और व्यवहार करते हैं। इसी तरह ऐसी महिलाएं भी हैं जो लड़के या पुरुष की तरह ड्रेस पहनना, कार्य करना और व्यवहार करना चाहती हैं। इन्हें हम ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के रूप में वर्गीकृत करते हैं और उनके व्यवहार, भूमिका और विशेषताओं का निर्धारण भी समाज द्वारा ही किया जाता है। इस प्रकार हमारी जेंडर की पहचान यह निर्धारित करती है कि हमें कैसे देखा जाता है और हमें पुरुष, महिला या ट्रांसजेंडर के रूप में कैसा व्यवहार करना चाहिए। अब हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार करते हैं, जैसे कि क्या आपको लगता है कि जेंडर भूमिकाएं निष्पक्ष हैं? क्या यह तथ्य कि हमारे लिंग के आधार पर हमारे साथ अलग व्यवहार करना हमें समानता तक पहुंचने में रोकता है? क्या हमारे साथ अलग तरह से व्यवहार हो रहा है क्योंकि हम प्राकृतिक रूप से अलग हैं? क्योंकि स्कूली शिक्षा हमारे समाजीकरण के बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसलिए हमें यह समझने की ज़रूरत है कि स्कूलों में जेंडर और उसके आयाम कैसे संचालित होते हैं। शिक्षक स्कूली शिक्षा प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण हितधारक है। हम कक्षाओं को जेंडर अनुकूल या समावेशी बनाने में उनकी भूमिका पर चर्चा करेंगे।
स्वयं शिक्षक भी अपने समाजीकरण के कारण औपचारिक या अनौपचारिक रूप से जेंडर भेदभाव और पक्षपात से प्रभावित रहते हैं। ये उनकी भूमिकाओं व जिम्मेदारी के कार्य आवंटन और कक्षा में अवांछित अनुचित भाषा के उपयोग आदि प्रक्रिया में देखा जा सकता है। शिक्षकों का ये रवैया खासकर छात्राओं में उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है और अलगाववाद पनपाने के साथ साथ ही कक्षा गतिविधि में भागीदारी को हतोत्साहित करता है। ऐसे में शिक्षक महत्वपूर्ण व सार्थक भूमिका निभाते हैं। अतः शिक्षक की शिक्षण अधिगम वातावरण व गतिविधियों में यह विशेष ध्यान रखना चाहिए। शिक्षक को ऐसा करने के लिए क्या करना होगा, अब हम ये देखते हैं। शिक्षक को पहले सभी स्कूली शिक्षा गतिविधियों में जेंडर भेद को पहचान करनी चाहिए और फिर कक्षा में और कक्षा के बाहर की गतिविधियों को तदनुसार योजबद्ध तरीके से लागू करना चाहिए। यह निश्चित रूप से एक सक्षम वातावरण बनाएगा जहां सभी छात्र अपने अनुभवों को साझा कर सकते हैं, मौजूदा पूर्वग्रहों और रूढ़िवादियों पर सवाल उठा सकते हैं और चर्चा और बहस के आधार पर उपयुक्त समाधान निकाल सकते हैं। विषयों के शिक्षण के दौरान शिक्षक को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रक्रियाओं में महिलाओं की भागीदारी की भूमिका पर जोर देने का भी ध्यान रखना चाहिए। एक अन्य महत्वपूर्ण प्रयास शिक्षार्थियों को प्रेरित करने के लिए स्थानीय परिवेश से उपयुक्त रोल मॉडल का उदाहरण देना चाहिए। मित्रों, अब हमें शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा की है, तो अब हमें समझना है हिडन पाठ्यक्रम क्या है और ये कैसे संचालित होता है। पाठ्यक्रम के रूप में हम सभी जानते हैं, मोटे तौर पर सभी आवश्यक और उचित ज्ञान स्कूल में औपचारिक रूप से सिखाना शामिल है। हालांकि कुछ ऐसे पहलू भी हैं जिन्हें स्कूली प्रणाली में अनौपचारिक रूप से पढ़ाया जाता है और इसे हिडन पाठ्यक्रम कहा जाता है। तो इस हिडन पाठ्यक्रम में क्या शामिल होता है, ये हम देखते हैं। इसमें वह सभी व्यवहार, परिप्रेक्ष्य और दृष्टिकोण शामिल है जो स्कूली प्रक्रिया में अनजाने में छात्र अपना लेते हैं। हमें यह समझने की जरूरत है कि जो कुछ वो सीखते हैं वह औपचारिक पाठ्यक्रम का हिस्सा हो भी सकता है या नहीं। जेंडर अनिवार्य रूप से इस हिडन पाठ्यक्रम का एक हिस्सा बन जाता है और यह कुछ माध्यमों से संपादित होता है, जैसे कि संगठनात्मक व्यवस्था जिसमें जेंडर के आधार पर कक्षा और स्कूल के भीतर भौतिक स्थानों का विभाजन शामिल है, लड़कों और लड़कियों को अलग अलग कार्य सौंपना, स्कूल की गतिविधियों में अनुष्ठान और अभ्यास, लिंग के आधार पर इनाम और सजा की व्यवस्था, विभिन्न रणनीतियों के माध्यम से लड़कों और लड़कियों को अनुशासित करना, शिक्षक द्वारा लेबल पैटर्न, शिक्षक छात्र और छात्र छात्र में परस्पर बातचीत। यहाँ तक कि स्कूल की भौतिक स्थान भी जेंडर के धारणा से प्रभावित है। इसलिए यदि स्कूल द्वारा हिडन पाठ्यक्रम को संबोधित नहीं किया जाता तो लड़के और लड़कियों को विशेष रूप से सौंपी गई जेंडर भूमिकाओं और जिम्मेदारियां समाज में जेंडर पूर्वग्रहों को बनाए रखेंगे। मित्रों, शिक्षकों के अलावा प्रिंसिपल स्कूली प्रक्रियाओं में एक अन्य महत्वपूर्ण हितधारक हैं। जेंडर संवेदनशील स्कूल प्रबंधन प्रणाली की स्थापना में उनकी प्राथमिक भूमिका है। तो यह देखते हैं कि प्रिंसिपल स्कूल के माहौल को कैसे लैंगिक संवेदनशील और लैंगिक समावेशी बनाते हैं। प्रिंसिपल को स्कूल के शासन और संचालन में लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रिंसिपल के लिए जेंडर से संबंधित मुद्दों पर सहयोगी स्टाफ सहित सभी स्टाफ सदस्यों को संवेदनशील बनाना अनिवार्य होना चाहिए। वे स्कूल से संबंधित मामलों में माता-पिता और समुदाय के सदस्यों के व्यवहार,
व कार्यों में लैंगिक रूढ़ियों की जांच कर उन्हें संवेदनशील बना सकते हैं। स्कूली परिसर के भीतर अलग अलग पर्याप्त और कार्यात्मक शौचालय, पानी की उपलब्धता, स्वच्छता से संबंधित सुविधाएं और सैनिटरी पैड जैसी लैंगिक सुविधाएं, संवेदनशील सुविधाएं होनी चाहिए। कक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं को अधिक जेंडर संवेदनशील बनाने के लिए शिक्षकों का समर्थन करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। जेंडर संवेदनशील भाषा का उपयोग करने के लिए शिक्षकों को प्रोत्साहित करना चाहिए। वे स्कूल की विभिन्न गतिविधियों में लड़कों और लड़कियों दोनों की भागीदारी सुनिश्चित करने में एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। हम यह भी जानते हैं कि हिंसा स्कूल के भीतर और बाहर दोनों ही जगह पर हो सकती है। प्रिंसिपल के लिए किसी भी प्रकार की हिंसा के प्रति एक जीरो टॉलरेंस पॉलिसी विकसित करना अनिवार्य है। लड़कों, लड़कियों और ट्रांसजेंडर के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण आयोजित करना महत्वपूर्ण है। छात्रों के लिए मार्गदर्शन और परामर्श सेवाओं की एक नियमित व्यवस्था होनी चाहिए। यह स्कूल प्रबंधन और प्रिंसिपल की जिम्मेदारी है कि वे नियम और विनियम तैयार कर उन्हें लागू करें और स्कूल के माहौल को जेंडर के प्रति संवेदनशील बनाएं। इस प्रकार यह देखा गया है कि स्कूलों में विभिन्न स्तरों पर जेंडर कैसे संचालित होता है और शिक्षक और प्रिंसिपल की भूमिका लैंगिक मुद्दों में बहुत महत्व रखती है। धन्यवाद।